हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने नॉट सेट 7 के लिए सीरीज स्टार्ट की। अगेन नॉट सेट 6 में जो हमारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ पे से देखने को मिले थे। चलिए हम नॉट सेट सीरीज में ये हमारा हैशटैग थर्ड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट द फ्लूइड थेरेपी फॉर द पेशेंट विथ 70 kg बॉडी वेट and 50% total body surface area burn according to Parklet formula for the first 8 hours। क्वेश्चन क्या है, हमें क्या करना है, फ्लूइड थेरेपी यानी कि फ्लूइड जो हमें कैलकुलेशन करना है किसका, जो एक 70 kg बॉडी वेट है इस पेशेंट का और कितना परसेंट उसका जो बर्न हुआ है दैट इज 50%, और किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना, पार्कलेट फॉर्मूला। कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पूछा गया, अभी जो ESIC 2024 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिला है। सबको पता है नॉट सेट की या तो आइदर प्री और आइदर मेंस, इसमें एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन, आइदर डोज कैलकुलेशन और फ्लूइड कैलकुलेशन का क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए इजी एमसीक्यू है, बस आपको इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है बर्न से रिलेटेड दो तीन जो फॉर्मूले हैं आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पार्कलेट फॉर्मूला, यानी कि जो पार्कलेट के अकॉर्डिंग बर्न के पेशेंट का किस तरीके से जो है फ्लूइड कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरीके से कितने टाइम ड्यूरेशन में कितना फ्लूइड हम देते हैं। तो फॉर्मूला हम देखते हैं पहले। 4 ml RL, कौन सा देते हैं हम इसके अंदर फ्लूइड, RL देंगे इंटू फोर, ये है वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया परसेंटेज। ये किसका फॉर्मूला है, पार्कलेट का जो है फ्लूइड कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है। तो इसको अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो 4 ml RL को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, वेट है पेशेंट का, यहाँ पे वेट है पेशेंट का 70 kg एंड टोटल बॉडी परसेंटेज कितना है, 50% उसका बर्न हुआ है। जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज 280 50, देन इसको अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें दिस विल बी द फाइनल कैलकुलेशन। तो अब हमें इतना पता है कि टोटल जो फ्लूइड इसमें जाएगा, जो ये फ्लूइड का जो आंसर आया है ये कितना फ्लूइड है, दैट इज टोटल फ्लूइड। यानी कि पार्कलैंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस पेशेंट को कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। पहला एमसीक्यू ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछता है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट 8 आवर्स के लिए, और जो टोटल फ्लूइड निकलता है वो कितने कितने के लिए निकलता है, 24 आवर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि सिर्फ आपको इस फॉर्मूले से अगर आप सोल्व करोगे और आपको 14,000 आंसर करके नहीं आना है, क्योंकि आंसर इसका ये नहीं होगा। ठीक है, आपने इस फॉर्मूला लगाया और आपने बिना ये देखे कि कितने टाइम के लिए पूछ रहा है और आपने आंसर कर दिया 14,000, तो दिस विल बी द रॉन्ग आंसर। हाँ, ये आंसर कब सही होता, जब यहाँ पे 8 आवर की जगह या तो कोई टाइम नहीं दे रखा होता या फिर 24 आवर्स यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा होता। तो जो भी फ्लूइड कैलकुलेशन का जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो किसके लिए है, 24 आवर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है कितने ओवर के लिए पूछा है, 8 आवर्स के लिए। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लूइड हम किस तरीके से देते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो इस जो टोटल फ्लूइड है, पार्कलैंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लूइड है उसका हाफ, यानी कि जो 50% जो फ्लूइड है हम कितने टाइम में दे देते हैं, फर्स्ट 8 ओवर में। यानी कि बर्न या एडमिशन के फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर हम जो टोटल फ्लूइड कैलकुलेशन का 50% हम एडमिनिस्टर कर देंगे, और नेक्स्ट जो 50% है वो कब करेंगे, दैट इज लास्ट जो 16 आवर्स के अंदर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 16 कितना है, ये 24 आवर्स का फ्लूइड कैलकुलेशन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया ESIG में यही पूछा था कि फर्स्ट 8 आवर का फ्लूइड कैलकुलेशन कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है हाफ हाफ नहीं होता है, फर्स्ट 8 आवर्स में हम ज़्यादा देते हैं 50%, टोटल फ्लूइड का 50% हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं, और नेक्स्ट 16 आवर के अंदर हम 50% फ्लूइड देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल फ्लूइड आया था वो दैट इज 14,000 ml। अब इसका अगर 50% देखें तो फर्स्ट 8 आवर में हमें कितना देना होगा, 7,000 ml, और अगर नेक्स्ट 16 आवर का अगर पूछे तो 7,000 ml। तो करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पे पूछा फर्स्ट 8 आवर का, तो करेक्ट आंसर विल बी 7,000 ml। इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सिर्फ डायरेक्ट आपको अगर सिर्फ फॉर्मूला पता है और इसको सोल्व भी करोगे तब भी आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, अगर आपने टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे नोटिस नहीं किया है। तो अगर 24 आवर का पूछा तो 14,000 आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 8 आवर का पूछा, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी 7,000 ml।
यही एमसीक्यू ईएसआईसी में पूछा है, तो मे बी पार्कलाइन फॉर्मूला या बर्न इस तरीके की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको नोट सेट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड एमसीक्यू इज ए नर्सिंग ऑफिसर हैव नीडल स्टिक इंजरी with suspected HIV positive patient. In that case, how many blood sample testing recommended according to post exposure prophylaxis guidelines? Option A 3 times, option B 4 times, option C every year, option D every 6 month. चलिए आपको आंसर करना है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर करना है इसका आंसर क्या होगा आपको? 2 मिनट वेट करना होगा आपको, कुछ टेक्निकल एरर। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसको सस्पेक्टेड एचआईवी पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी हो गई है। तो कितना जो प्रोपाइलेक्सिस गाइडलाइन है पोस्ट एक्सपोजर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोपाइलेक्सिस गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हमें उस पेशेंट का कितने टाइम सैंपल जो है भेजना होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नोट सेट का पैटर्न देख चुके हो प्री के अंदर, जरा वो हॉस्पिटल से रिलेटेड, हॉस्पिटल सेटिंग से रिलेटेड जो है एमसीक्यू पूछता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम कोशिश क्या करेंगे, जो निडल स्टिक इंजरी है उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हम प्रोपाइलेक्सिस लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है निडल स्टिक इंजरी, किस तरीके से इसका प्रोपाइलेक्सिस लेता है, कौन सा ड्रग दी जाती है, कितना इंसिडेंस होता है। पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर जो 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंसिडेंस में से क्वेश्चन आता है कि जब भी निडल स्टिक इंजरी होती है तो जो ज्यादा ट्रांसमिसेबल डिजीज है उसके अंदर है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस, देन हेपेटाइटिस सी वायरस एंड एचआईवी। और तीनों का ही क्या पूछते हैं, इंसिडेंस रिपोर्ट पूछते हैं कि कितना इंसिडेंस होता है अगर पेशेंट को निडल स्टिक यानी कि किसी स्टाफ को निडल स्टिक इंजरी होती है। तो अगर मान लीजिए इसका हेपेटाइटिस बी वायरस का कितना है, सबसे ज्यादा किसका होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं। देन अगर हम बात करें हेपेटाइटिस सी का कितना होता है 1:30 और एचआईवी का 1:300। और दोनों क्वेश्चन पूछे गए, हेपेटाइटिस बी का पूछा गया, एचआईवी का, कि इंसिडेंस कितना होता है जब पेशेंट को या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को निडल स्टिक इंजरी होती है, तो उसका इंसिडेंस कितना देखने को मिलता है। तो ये इंजरी रेशो कितना होता है 1:300। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के रेशो आपको याद रखना है। दो दो बार हेपेटाइटिस बी वायरस का पूछ रहेगा, एचआईवी का पूछ रहेगा। पहला एमसीक्यू ये हो गया, सबको पता है। फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेप पूछते हैं कि निडल स्टिक इंजरी होने के बाद में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, हमें कुछ नहीं करना, स्क्वीज नहीं करना और सोप और वाटर से कंटिन्यूसली उसको वॉश आउट करना है। कोई भी हमें एंटीसेप्टिक नहीं लगाना है, स्क्वीज नहीं करना उस एरिया को, और वहां पे जो ब्लड आ रहा है उसको, उस फिंगर को या हमें क्या नहीं करना है, माउथ में नहीं लेना है। ठीक है, पहला सबको पता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इजी है, लेकिन पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सोप और वाटर से रनिंग वाटर के अंदर इसको जो है वॉश करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड एचआईवी का, अगर उसको निडल स्टिक इंजरी हुआ है, तो क्या गाइडलाइन उसके अंदर फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले इसके अंदर 2 कैटेगरी हम देखते हैं। एक होता है अगर पेशेंट के हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो स्किन है वो इंटेक्ट है, यानी कि कोई भी वहां पे कोई कट नहीं है हेल्थ केयर प्रोवाइडर पे, तो हमें कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो नीड ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, कोई, क्योंकि स्किन इंटेक्ट है तो वहां पे जो इन्फेक्शन होने के चांसेस 0 के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट का स्किन इंटेक्ट नहीं है, यानी कि पेशेंट की बॉडी में या फिंगर पे या जहां भी टच हुआ वहां पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे स्किन इंटेक नहीं है, तो इस केस के अंदर हम किस तरीके से इसका पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक्सिस हम करते हैं। तो इसके अंदर हम 2 कैटेगरी पढ़ते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन ध्यान रखनी है। हर एक जो स्लाइड में इसमें बता रहा हूँ, हर एक स्लाइड में से एमसीक्यू है, इसलिए आपको ध्यान देना है। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी, और इसी के अकॉर्डिंग जो हम इसका मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, तो फर्स्ट कैटेगरी हम किसको बोलेंगे, देखो स्किन इंटेक्ट है तो ये तो हमारा वैसे कट हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं करने का जरूरत है। नॉर्मल हम कर सकते हैं कि वॉश विद वाटर एंड सोप, ये सब हम कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के जो फिंगर या हेल्थ जहाँ भी निडल स्टिक इंजरी हुई है वहां पे स्किन इंटेक नहीं, कट लगा हुआ, तो 2 कैटेगरी के अंदर हम इसको देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, अगर जो कट है वो कितना है, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है, स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कट है, या फिर आइदर
स्मॉल वॉल्यूम, और अगर सेकंड कैटेगरी में किसको बोलेंगे, अगर लार्ज कट है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बस ये दो कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। अगर स्मॉल इंसिजन स्मॉल कट है और लार्ज कट है तो दो कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं। अब ये कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू आता है कि जब पेशेंट को नीडल स्टिक इंजरी होती है, एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट, तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस को स्टार्ट करना होता है, बेस्ट कितना होता है और कितने तक हम कर सकते हैं। अगर आपको पूछ ले, दोनों एमसीक्यू पूछे हुए हैं कि बेस्ट टाइमिंग कितना है, कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट कर देते हैं तो वो बेस्टेस्ट होता है। अगर बेस्ट पूछ ले आपको तो क्या करना होता है, विद इन 2 आवर्स, यानी कि विद इन 2 आवर्स ऑफ नीडल स्टिक इंजरी आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एमसीक्यू एग्जाम में पूछा गया है। अगर बेस्ट पूछे तो आंसर ये करना है। और अगर आपको मैक्सिमम पूछ ले कि मैक्सिमम या फिर कितना, अगर नॉर्मल बेस्ट नहीं दे और नॉर्मल पूछ ले कि नॉर्मल कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर में पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करना होता है, दैट इज विद इन 72 आवर्स, यानी 3 डेज के अंदर अंदर अगर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करते हैं एचआईवी वाले पेशेंट के साथ में। ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली एचआईवी के बारे में। तो विद इन 72 आवर्स के अंदर अंदर हम प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करेंगे तो दिस इज विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, ये दोनों ही गाइडलाइन है, दोनों गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेस्ट अगर पूछ ले तो हमें बेस्ट है जितना जल्दी उसके स्टार्ट करें, विद इन 2 आवर के अंदर हम करेंगे तो इफेक्टिव होगा। लेकिन कितने देर तक, कितने दिन तक हम कर सकते हैं, 72 आवर्स तक इफेक्टिव। उसके बाद अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करेंगे दिस विल बी नॉट इफेक्टिव। ठीक है, दो कितने क्वेश्चन हो गए आपको। पहला क्वेश्चन तो ये पहला स्टेप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या स्टेप करना होता है, इंसिडेंस का क्वेश्चन हो गया। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैटेगरी का क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर बेसिक भी अगर नॉलेज नहीं है तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ट पूछ लेते हैं और मैक्सिमम पूछ लेते हैं। अब और क्या इसके अंदर से पूछ सकते हैं, अब हमने यहाँ पे देख ले कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। अब कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है इसका हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस का क्या करते हैं, मैनेजमेंट। तो किस केस में हम बात कर रहे हैं, किसकी, नीडल स्टिक इंजरी की, दैट इज एचआईवी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंसिडेंस रिपोर्ट है। अब मान लीजिए पेशेंट को हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर का अगर स्मॉल कट है तो उसको हमने फर्स्ट कैटेगरी बोला था, और कैटेगरी सेकंड किसको बोलेंगे, दैट इज लार्ज वॉल्यूम का, अगर उस पर फिंगर पे कट है तो। अब हम डिस्कस करते हैं अगर कैटेगरी फर्स्ट है, मान लीजिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो कैटेगरी फर्स्ट के अंदर आता है और उसको नीडल स्टिक इंजरी, एनएसआई इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, नीडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो अब कैटेगरी फर्स्ट वाला क्या फॉलो करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या पूछते हैं, आपको ड्रग के नाम पर पूछते हैं। जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है ना, ऐसे पूछते हैं कि कौन सी जो ड्रग है वो नीडल स्टिक इंजरी की प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम देते हैं। दैट इज, आपको 3 ड्रग याद रखने हैं, लेमुडिन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सेप्ट करके पूछेगा कि कौन सा जो ड्रग इसमें एंटी वायरल थेरेपी नीडल स्टिक इंजरी में यूज नहीं किया जाता है। तो आपको 3 याद रखना। सेकंड इज टीनोफोविर एंड थर्ड वन इज इफावेरिंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसमें से हमसे क्यों पूछा गया है। ये क्या करना है, ये तीन जो ड्रग है ये हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को नीडल स्टिक इंजरी होती है तो एंटी वायरल थेरेपी के रूप में पेशेंट में स्टार्ट करते हैं। अब जो ड्यूरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, कितने दिन के लिए हम चलाएंगे, दैट इज 28 आवर्स। 28 आवर्स के लिए हम, सॉरी 28 आवर्स में 28 डेज के लिए हम इस थेरेपी को चलाएंगे। किसके अंदर, जो नीडल स्टिक इंजरी हुई है एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट के अंदर की वजह से। तो ये कितना करेंगे, 28 डेज। और सेकंड कैटेगरी में क्या डिफरेंस होगा, सेकंड कैटेगरी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, ड्रग तो सेम रहेगी, 3 ड्रग्स, ये जो ड्रग है ये सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो ड्यूरेशन है कितना चलाएंगे हम, मोर देन 28 डेज, इसलिए कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग कैटेगरी के वाइज अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर करना ज्यादा प्रायोरिटी वाइज। अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी फर्स्ट में से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ये 3 ड्रग आपको याद रखने हैं। इसका किसी भी तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं, आप टेल कर सकते हैं, या जो भी आपको जो भी सूटेबल लगे इस तरीके से ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने तीनों ड्रग के नाम। हम कोशिश करें नीडल स्टिक इंजरी से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, लेकिन आपको सिर्फ एक जो एफर्ट हमारे, जो हम जो एफर्ट कर रहे हैं उसके लिए एक आपको क्या करना है, हमें मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, आपको क्लास को शेयर करना है। शेयर किस तरीके से कर सकते हैं आप, आइदर या तो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास का लिंक आप अपलोड कर सकते हैं। जितने मैक्सिमम लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा कनेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा हम कंटेंट को एक्सपेंड कर पाएंगे। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए क्लास को। जितना आप अपने जो क्लासमेट है, कलीग्स है, जितने भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, दिस विल हेल्प अलॉट टू देम। चलिए, ये क्वेश्चन हो गए 3 या 4 एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए नीडल स्टिक इंजरी से। अब जो हमारा जो एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमने क्वेश्चन पूछा है हमारी सीरीज के अंदर,
दैट इज ब्लड सैंपलिंग। जब HIV पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो कितने ब्लड सैंपल भेजने होते हैं? पहला MCQ जो हमने क्वेश्चन में पूछा है दैट इज 4 सैंपल। हमें 4 सैंपल जो है पेशेंट, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसे निडल स्टिक इंजरी हुई है उसके 4 सैंपल हम भेजते हैं। कब कब भेजते हैं? मान लीजिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको निडल स्टिक इंजरी हो गई है, ठीक है, किसी डेट पे निडल स्टिक इंजरी हो गई है। अब हम 4 सैंपल कब कब किस किस ड्यूरेशन में भेजेंगे? एक तो हमें इमीडिएटली सैंपल भेजना है। फर्स्ट सैंपल कब जाएगा हमारा? एट द टाइम ऑफ इंजरी। इमीडिएटली इंजरी हुई है और हमें सैंपल भेजना है एट द टाइम ऑफ इंजरी। पहला सैंपल कब जाएगा? जब निडल स्टिक इंजरी उसी टाइम हमें क्या करना, पहला सैंपल जाएगा HIV के डिटेक्शन के लिए। दूसरा कब जाएगा? दैट इज 8-6 वीक। ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। दूसरा कब जाएगा? 8-6 वीक। तीसरा जो सैंपल भेजेंगे हम कब भेजेंगे? 8-12 वीक्स पे। 8-12 वीक्स पे हम दूसरा तीसरा सैंपल भेजेंगे और फोर्थ सैंपल जो हमारा जाएगा 8-6 मंथ पे। यानी कि इतने सैंपल भेजेंगे तब जाके जो हम, फिर भी उसमें चांसेस नहीं होते कि क्योंकि HIV का विंडो पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी जो मिनिमम गाइडलाइन है 4 सैंपल तो हमें निडल स्टिक इंजरी वाले पेशेंट के, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके 4 सैंपल हमें भेजने पड़ते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही हमारा MCQ है, ये देख पा रहे हैं। यही MCQ पूछा था कि नर्सिंग ऑफिसर है, उसको निडल स्टिक इंजरी हुई है सस्पेक्टेड HIV पेशेंट से, तो कितने ब्लड टेस्टिंग के रिकमेंडेड करता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस गाइडलाइन? तो कितना होगा? 4 टाइम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था जो हमने डिस्कस कर लिया। बेसिकली अगर हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करें तो इसमें कुछ नहीं, इसके डायरेक्ट हम, अगर पेशेंट इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस से आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है, तो उसमें सबसे पहला सवाल क्या होगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर से हम पूछते हैं कि क्या आपने वैक्सीनेशन लगवा रखी है हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन। अगर अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोलता है कि हाँ हमने वैक्सीनेशन करवाया है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपको बूस्टर डोज भी लगवानी है इसकी, अगर वैक्सीनेशन है। अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने, तब हमें क्या ट्रीटमेंट देना है? हम इम्यूनो डायरेक्ट क्या करेंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। किस केस में? जब हेपेटाइटिस बी वायरस वाले सस्पेक्टेड पेशेंट से निडल स्टिक इंजरी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, साथ में वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बोलेंगे। ज्यादा MCQ HIV से पूछने के चांसेस है। निडल स्टिक इंजरी के जो गाइडलाइन है इनमें से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हॉस्पिटल सेटिंग से रिलेटेड है, ICU सेटिंग से, OT से रिलेटेड, ये MCQ देखने को मिल रहे हैं। तो आपको याद रखना है जो बेसिक जो हमने डिस्कस किया निडल स्टिक इंजरी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए पेशेंट विद इंटीरियर वॉल MI विच लीड शुड बी मॉनिटर्ड फॉर दिस। यानी कि पेशेंट को कौन सा MI हुआ है? इंटीरियर वॉल MI। तो इसके लिए हम ECG के अंदर कौन सी लीड को देखेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को इंटीरियर वॉल MI हुआ है? तो हाँ पूछा था ये क्वेश्चन, दैट इज नॉर्सेट के अंदर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने MI में 3 या 4 जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट शॉर्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर वॉल MI। अगर एंटीरियर वॉल MI है, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? दैट इज सेप्टल MI। नाम याद रखना है, दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं, दैट इज सेप्टल MI। इस केस में हम ECG के अंदर कौन सी लीड देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। V1, V2, AVR एंड AVL, ये 4 लीड देखेंगे तब हमें इंटीरियर वॉल MI के बारे में पता लगेगा ECG के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए पेशेंट को लेटरल वॉल MI हो गया है, तो इस केस के अंदर हम कौन सी लीड को मॉनिटर करते हैं ECG के अंदर? दैट इज V5, V6 एंड जो फर्स्ट ECG लीड है उसको मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इंफीरियर वॉल MI। इंफीरियर वॉल MI हो सकता है इस बार इंटीरियर का पूछा, इस बार इंफीरियर या लेटरल का पूछ ले, तो आपको तीनों चीज याद रखनी है। तो इंफीरियर वॉल MI में हम कौन सी लीड करेंगे? दैट इज सेकेंड, थर्ड लीड एंड AVF। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा CVS है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हम क्या क्या बाद में जब भी क्वेश्चन में ऐड करूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपकी ECG और जो आपके अरिथमियाज है, डिसअरिथमिया, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो ड्रग है इसके अंदर वो भी इंपॉर्टेंट है। MI इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MI के अंदर जो कार्डिक मार्कर यूज होते हैं, ट्रोपोनिन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है।
एंजाइना में से क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हार्ट साउंड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो नॉर्थ सेट की 1 से 21 वीडियो की सीरीज डाली उसमें काफी हद तक हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी जो टॉपिक बचा है हम आने वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे, तो वहां जाके पहले आप ये 21 वीडियो की सीरीज देख सकते हैं, वो भी नॉर्थ सेट के लिए हमने वहाँ पे अपलोड कर रखी है। दिस इज वेरी हेल्पफुल, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अब देखिए इंटीरियर वॉल एमआई के लिए ऑप्शन है हमारा एवीएल, एवीआर और लीड फर्स्ट, लीड 1 2 3, लीड V1 to V4, लीड V1 to V6। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ये देख पा रहे हैं V1 V2 एवीएल और एवीएल और एवीआर किसके अंदर हम देखते हैं, दैट इज इंटीरियर वॉल एमआई। तो एवीएल एवीआर लीड फर्स्ट है, इसके अंदर और दे देते हैं आपको V2 भी देता तो भी करेक्ट आंसर हम मान सकते थे। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल के, हमने जो नीडल स्टिक इंजरी, ये सारे किसके टॉपिक है, दैट इज इन्फेक्शन कंट्रोल के जो टॉपिक है वो हमने इंक्लूड करे हैं इसमें 2 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। आइदर वो आपको स्प्लीज का मैनेजमेंट पूछ लेता है कि वहाँ पे कोई ब्लड स्प्लीज हुआ तो उसके लिए हम कौन सा देंगे, दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। नीडल स्टिक इंजरी का पूछ लेता है, या कुछ गाइडलाइन में से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। That is, what is the duration for surgical hand washing? Option A 2 to 3 minutes, option B 3 to 5 minutes, option C 5 to 10 minutes, option D 10 to 15 सेकेंड। तो चलिए आपको इसका आंसर करना है कि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसके अंदर हम कितने टाइम तक हैंड वॉशिंग करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 to 5 मिनट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं हैंड वॉशिंग के बारे में। 2 तरीके की हैंड वॉशिंग, हम जब हैंड हाइजीन की हम डिस्कस करते हैं तो 2 तरीके की जो हैंड वॉशिंग के बारे में हम देखते हैं, एक दैट इज फर्स्ट वन इज मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सेकंड वन इज सर्जिकल हैंड वॉशिंग। बेसिकली इनका ड्यूरेशन ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। देखिए मेडिकल हैंड वॉशिंग जो की जाती है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दैट इज जो ये जो की जाती है बिलो द एल्बो। इसमें जो हाथ है, जब हैंड वॉशिंग के टाइम जो हाथ रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बिलो द एल्बो। इस तरीके से जो जो हाथ है बिलो द एल्बो, एल्बो के नीचे रहते हैं, फिर हम हैंड वॉशिंग करते हैं। लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग है जो हमारे हाथ है वो किस साइड में रहने से, अबाउ द एल्बो। बेसिक डिफरेंस है, याद रखना। अब ड्यूरेशन का जो क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेडिकल का और सर्जिकल का। अगर मेडिकल की अगर हम बात करें तो कितने टाइम तक करते हैं, दैट इज 10 to 15 सेकेंड। 10 to 15 सेकेंड में जो है हम क्या करते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, दैट इज 3 to 5 मिनट्स। ये ये दोनों जो चीजें मैंने बताई है अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, लेकिन ये जो दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ ये न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। जो न्यू गाइडलाइन है हैंड वॉशिंग की, ये न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग में आपको, मे भी अलग अलग हॉस्पिटल की पॉलिसी में अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन जो न्यू गाइडलाइन है हैंड वॉशिंग की उसके अकॉर्डिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें पूछ ले कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो मैक्सिमम मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग। ठीक है, अगर पूछ ले कि एक्सटेंसिव यानी कि मैक्सिमम कितनी देर तक हम करेंगे हैंड वॉशिंग, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग। तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले तो करेक्ट आंसर विल बी 6 मिनट, यानी मैक्सिमम कितना कर सकते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग, 6 मिनट तक जो है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसमें से जो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबको पता है। जो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा WHO के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन या हैंड हाइजीन के, क्वेश्चन आएगा हैंड हाइजीन के कितने मूवमेंट है। अब जो अधिकतर जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं इसके अंदर, जो भी एस्पिरेंट है वो गलती क्या करते हैं, सबको पता है कि हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक होती है उसमें कितने स्टेप होते हैं, दैट इज 7 स्टेप। और वो इसी को समझ के आंसर में क्या करते थे, दैट इज 7। और हमेशा उसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपको 7 जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको डिफरेंस समझना है कि वो हैंड हाइजीन के मूवमेंट पूछ रहा है, हैंड वॉशिंग के टेक्निक के स्टेप नहीं पूछ रहा है। अगर हैंड वॉशिंग के टेक्निक के स्टेप पूछे तो देट इज आंसर 7 स्टेप। WHO तो फिर भी 6 स्टेप ही मानता है, WHO के अकॉर्डिंग तो 6 स्टेप है, लेकिन ऑल ओवर जो हम पढ़ते हैं 7 स्टेप है। लेकिन अगर हैंड हाइजीन के जो मूवमेंट पूछे तो कितने मूवमेंट है, देट इज 5 मूवमेंट। सबको पता है, बस इसमें कंफ्यूजन होता है कौन कौन से हैं। पहला है बिफोर टचिंग द पेशेंट, ये भी याद रख लीजिए क्योंकि 5 दे देगा, 4 दे देगा और उसमें एक्सेप्ट करके पूछ लेगा, बिफोर द टचिंग ऑफ पेशेंट, बिफोर द टचिंग पेशेंट। दूसरा है
बिफोर असेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, हैंड हाइजीन करना है। तीसरा तीसरा होगा दैट आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा क्योंकि हम पहले ही जिस नोट सेट सीरीज है उसमें अच्छे से डिटेल में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर टचिंग पेशेंट एंड अगेन दैट इज आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड, ये भी याद रखना है, इन्फेक्शन कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। और नेक्स्ट जो लास्ट वन आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ये भी याद रखना है। तो ये 4 मूवमेंट डब्ल्यूएचओ ने दिया है कि जब जब आप ये 4 मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको हैंड हाइजीन करना है। तो कितने हैं ये, 5 आंसर करना है, जल्दबाजी में आपको 7 नहीं करना है इसके अंदर। इन्फेक्शन कंट्रोल और इसके अंदर एक और रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SSC, यानी कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसके जो क्वेश्चन है नॉर्सेट की सीरीज के अंदर हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर 2 या 3 बार हमने पूरी सर्जिकल चेकलिस्ट पूरी पूरी एक्सप्लेन कर रखी है। लेकिन मान के चलिए अगले आने वाले प्री या मेंस के अंदर आपको एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल सकता है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइदर आपको एंटीबायोटिक पूछ ले कि एंटीबायोटिक कितनी देर पहले देते हैं अकॉर्डिंग टू सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, इंस्ट्रूमेंट काउंट पूछ ले कि इंस्ट्रूमेंट काउंट जो है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की कौन सी स्टेप में आता है, यानी कि जो ओटी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट काउंट होते हैं पोस्ट ओटी के बाद में। या फिर पूछ ले कि इंट्रोडक्शन किस किस फेज के अंदर आता है, या जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है, इसमें पूछ देगा टाइम इन टाइम आउट, साइन इन साइन आउट। तो सारा डिस्कस हमने नॉर्सेट की सीरीज है उसमें जाके आप देख सकते हैं पूरा डिटेल के साथ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ये दिस इज ऑल अबाउट द हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल या फिर हॉस्पिटल जो सेटअप है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये किस में पूछा था, नॉर्सेट के अंदर, नॉर्सेट का जो प्री हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन गाइडलाइंस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI जिसको हम बोलते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये भी याद रखना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसके अंदर गाइडलाइन होती है, तो कितनी गाइडलाइन होती है, 3 गाइडलाइन होती है। जब वो 3 गाइडलाइन अगर फॉलो करता है, 3 में से एक फॉलो करता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, दैट इज पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया है। तो 3 गाइडलाइन आपको पता होनी चाहिए, एक एक्सेप्ट करके इसी तरीके से आपको पूछेगा, यही पूछ रहा है कि नॉट पार्ट यानी कि कौन सा पार्ट नहीं है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन्फेक्शन डेवलप आफ्टर 48 आवर्स, यहाँ पे आवर्स है, 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। ऑप्शन बी, इन्फेक्शन डेवलप विद इन 3 days ऑफ डिस्चार्ज। ऑप्शन सी, विद इन 30 days ऑफ ऑपरेशन। ऑप्शन डी, विद इन 1 week ऑफ डिस्चार्ज। तो चलिए आपको आंसर करना है इसका, सबको पता है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबने आपको डिस्कस करा होगा पहले। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1 week ऑफ डिस्चार्ज। अब क्वेश्चन को समझिए, अगर जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी भी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उस होने वाले इन्फेक्शन को कब बोलेंगे कि वो जो इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल सेटिंग की वजह से हुआ है, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उसकी कुछ गाइडलाइन, ऐसा नहीं है कि पेशेंट एडमिट हो गया और 1 साल बाद में आ रहा है तो ये इन्फेक्शन मुझे हॉस्पिटल से मिला, ऐसा नहीं है। तो उसकी कुछ गाइडलाइन है, या तो पेशेंट का एडमिशन हो गया है और उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाए, सॉरी 48 आवर्स के बाद में, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर तो पहले का इन्फेक्शन भी हो सकता है ना जो अब अपीयर हो रहा है, लेकिन हम किसको मानेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स यानी कि 2 days, 48 आवर्स बोले या 2 days के बाद में। देखिए यहाँ पे मैं क्या बार बार फोकस कर रहा हूँ, बाद में, विद इन नहीं बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर, यहाँ पे भी आफ्टर लिखा, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। अगर क्वेश्चन में दे दे आपको कि विद इन 48 आवर्स, नहीं, विद इन वाले को हम नहीं मानेंगे। मान लीजिए 1 तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ और उसको 3 तारीख को कोई इन्फेक्शन के सिम्टम आए, तो इसको हम नहीं बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्योंकि ये तो सिर्फ विद इन टू डेज के अंदर ही है। लेकिन पेशेंट 1 तारीख को एडमिट होता है और उसको 4 तारीख को सिम्टम आते हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन के, तो ये क्या इतना हो गया, विद मोर देन 48 आवर्स हो गया। तो अब इसको हम बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में आने के बाद इसको इन्फेक्शन हुआ। पहली गाइडलाइन होगी। दूसरा क्या हुआ, इन्फेक्शन डेवलप विद इन 3 days ऑफ डिस्चार्ज, यानी पेशेंट को मान लीजिए हमने 5 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है, 5th को डिस्चार्ज कर दिया, और मान लीजिए पेशेंट को 8 तारीख को जब घर पे जाने के बाद इन्फेक्शन डेवलप हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को, जब पेशेंट हॉस्पिटल से गया उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ जो 3 दिन बाद में फिर हो रहा है। तो दूसरी गाइडलाइन क्या है, इन्फेक्शन डेवलप विद इन 3 days ऑफ डिस्चार्ज, ये भी सही है, ऑप्शन ए सही है।
ऑप्शन बी सही, यानी डिस्चार्ज होने के 3 दिन के अंदर अंदर अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज ऑल्सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऑप्शन सी भी सही है, विद इन 30 डेज ऑफ ऑपरेशन। मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई भी सर्जरी हुई, मान लीजिए किसी पेशेंट का अपेंडेक्टमी हुई है, कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, इलियोस्टोमी कोलोस्टोमी कुछ भी हुई है, तो उस ऑपरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन पीरियड ज्यादा होता है ऑपरेटिंग साइड पे, तो मान लीजिए 1 तारीख को उसको ऑपरेशन हुआ, 25 तारीख को डिस्चार्ज भी होगा, लेकिन 25 तारीख को वहां पे साइड पे इन्फेक्शन है या फिर एडमिट भी है, तो वो कैसे इन्फेक्शन के अंदर आएगा, दैट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों गाइडलाइन आपको याद रखना है। आफ्टर 48 आवर्स, यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज करेगा आफ्टर की जगह विद इन दे देगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विद इन 3 डेज, यहाँ पे आफ्टर नहीं है, विद इन है, 2 विद इन है और एक आफ्टर, ये याद रखना आपको। और विद इन 30 डेज ऑफ ऑपरेशन तो हम क्या बोल देंगे इसको, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पहला एमसीक्यू तो ये पूछते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को और किस नाम से जानते हैं। वेरी सिंपल, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन और है जो हम बोल देते हैं कि क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है वो कौन सा है। मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है, दैट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है पेशेंट के एडमिशन के बाद में। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, ये भी एमसीक्यू पूछता है कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा है, दैट इज यूटीआई। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन को करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है। इसमें प्रायोरिटी वाइज आपको आंसर करना, अगर फर्स्ट में अगर ई कोलाई दिया है तो ई कोलाई, गो विथ ई कोलाई। ई कोलाई है जो सबसे ज्यादा नोजोकोमियल इन्फेक्शन करता है। दूसरा कौन सा है, क्लिप्सिला, या फिर थर्ड वन इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो अगर मोस्ट कॉमन पूछ ले, आंसर करना आपको ई कोलाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का दूसरा नाम क्या है, वेरी इजी, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी गाइडलाइन कौन सी है, ये जो नोटसेट प्री में पूछा था, ये गाइडलाइन का क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछेंगे, कौन सा मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, या कौन सा नोजोकोमियल माइक्रो। तीनों ऑप्शन में तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी, इकोलाई को। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबको पता है, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 चीज होती है इसके अंदर, आपको याद रखना है। एक होता है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन, एक होता है इडियोपैथिक। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इट्रोजेनिक और इडियोपैथिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इट्रोजेनिक का। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा उस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं कि किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो इन्फेक्शन किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से हुआ है, या फिर हेल्थ केयर प्रोसीजर, किसी हॉस्पिटल में अगर कोई प्रोसीजर हुआ है उसकी वजह से अगर उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, या डॉक्टर की वजह से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा सेम लैंग्वेज में, क्वेश्चन पूछेगा दैट इज इन्फेक्शन डेवलप ड्यूरिंग, या तो किसी प्रोसेस, मान लें किसी पेशेंट का प्रोसीजर हो रहा है, कोई भी उसका जो है ओटी हो रही है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, या फिर कोई भी हमने हॉस्पिटल का इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर उसके ऊपर यूज किया है और उसकी वजह से पेशेंट को, यानी हॉस्पिटल सेटिंग की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इट्रोजेनिक। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वर्ड आपको फोकस करना है, दैट इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या कोई प्रोसीजर की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्रोजेनिक। और इडियोपैथिक में तो हमें कॉज ही नहीं पता होता, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कॉज जो होता है इसका अननोन होता है, सबको पता है, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इटियोलॉजी में इडियोपैथिक लिखते हैं, कॉज अननोन। तो यही क्वेश्चन है बेसिक जो इसके अंदर डिस्कस हम करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। तो करेक्ट आंसर इसका आपको पता है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये इसका गाइडलाइन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहाँ पूछा है क्वेश्चन, ये ESIC 2024 के अंदर सेम नहीं पूछा है, मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। उसके अंदर सिर्फ नाम पूछ लेते कि कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड नहीं है, उसके अंदर ऑप्शन में ये भी था और ये भी था। तो करेक्ट आंसर है जी, दैट इज SDX नहीं होता है, SDE होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि सारा डिस्कस कम कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड इज बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड क्रिटिकल एबिलिटी, यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल के सबको पता है, ये सारे मेथड क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड है। जो हॉस्पिटल में इन्वेंट्री कंट्रोल के जो है अलग अलग मेथड होते हैं, उसके अंदर ये चारों आते हैं। लेकिन हम किसके बेसिस पे पूछ रहे हैं, सबके जो अलग अलग बेसिस होते हैं, अलग अलग बेस पे हम डिवाइड करते हैं, तो ये किसके बेसिस पे पूछ रहे हैं, दैट इज फंक्शन ऑन क्रिटिकेबिलिटी के बेसिस पे कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड है। दैट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी,
जिसको हम वीईडी बोलते हैं। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एबीसी एनालिसिस, दैट इज एबीसी इन्वेंट्री, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का पहला हम डिस्कस करें एबीसी। तो ये पहले तो क्वेश्चन पूछेगा किस बेसिस पे है, दैट इज बेस्ड इन कॉस्ट फैक्टर पे, यानी कि किसी भी इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है दैट इज कॉस्ट फैक्टर। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कॉस्ट बेसिस पे इन्वेंट्री कंट्रोल का कौन सा मेथड है, दैट इज एबीसी। अब इसके अंदर आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ए का मतलब होता है ऑलवेज, ठीक है, बी का मतलब होता है बेटर, और सी का मतलब होता है कंट्रोल। अब इनका मीनिंग क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऑलवेज बेटर कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो ऑलवेज दो चीजें इसके अंदर देखते हैं, एक कॉस्ट देखते हैं और एक सप्लाई देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो ऑलवेज कैटेगरी के अंदर कौन सी इन्वेंट्री या कौन सी इंस्ट्रूमेंट या कौन सी हॉस्पिटल की सप्लाई आती है, ऑलवेज के अंदर आती है ऐसी सप्लाई जिसका जो कॉस्ट है कितना है 70%। यानी कि अगर हॉस्पिटल का अगर बजट 100% बनता है, यानी कि मान लीजिए हॉस्पिटल को 1 करोड़ की चीजें खरीदनी है, तो 70% तो जो पैसे लगेंगे वो इसी में लग जाएंगे ऑलवेज वाली में। लेकिन इसकी सप्लाई कितनी होगी 10% सप्लाई, यानी टोटल हॉस्पिटल की सप्लाई का परसेंटेज निकला है। उल्टा है, जितनी ज्यादा कॉस्ट सप्लाई उतनी ज्यादा कम। जब एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे एमआरआई मशीन, एमआरआई मशीन कोई भी हॉस्पिटल क्या बार बार खरीदता है, नहीं खरीदता है, यानी कि सप्लाई उसकी 10% रहती है लेकिन कॉस्ट कितनी रहती है 70%। बैटरी के अंदर कौन सी चीज आएगी जिसकी कॉस्ट तो 20% होती है लेकिन सप्लाई दोनों बराबर होती है, और सप्लाई भी 20% होती है। यानी कि ऐसी चीजें जो 20% कॉस्ट पे आ जाती है, मान ली 1 करोड़ का बजट है तो 70 लाख जो है उसके अंदर किसके अंदर चले गए, ऑलवेज वाले के अंदर, और 20 लाख किसके अंदर जाएंगे, बेटर वाले के अंदर, और सप्लाई भी कितनी होगी 20%। ठीक है, ये इसके अंदर क्या था एंटीबायोटिक। इनको अगर लेवल के हिसाब से पूछ ले तो दैट इज टॉप लेवल, दैट इज मिडल लेवल, और दैट इज लोअर लेवल। अब कंट्रोल के अंदर कौन सी चीजें आएगी, ऐसी चीजें जो कि कॉस्ट का तो 10% बनाती है लेकिन सप्लाई में कितनी आती है, उल्टा हो जाएगा 70%। यानी कि उसका कॉस्ट तो कितनी कम है, देखो अगर 1 करोड़ का बजट है तो कितने में आ जाएगी 10 लाख के अंदर आ जाएगी। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये 70% सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में, इतनी कंज्यूम होती है ये 70%। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपकी सिरिंजेस हो गई, नॉर्मल सेलाइन हो गई, तो ज्यादा सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में क्या यूज होते हैं, यही सबसे ज्यादा यूज होते हैं लेकिन कॉस्ट में सबसे कम होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे कि एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग या स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे करना होता है। चलिए आपको आंसर, नया क्वेश्चन है, आंसर करना है। आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, उसके अंदर एबीसी वाला है, उसके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग किसको करनी होती है। अगर सबने पढ़ रखा है तो आप क्या आंसर करके आओगे, ऑलवेज, दैट इज रॉन्ग। स्ट्रिक्ट कंट्रोल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हाईली कंज्यूमेबल है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे करना होता है हमें, कंट्रोल वाली चीजें पे। स्ट्रिक्ट नाम से पता चल रहा है कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। कॉस्ट तो इसकी ज्यादा है लेकिन कंट्रोल हमें किसको करना है, दैट इज कंट्रोल वाली चीजें। ठीक है, आपको नाम याद रखना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। फुल फॉर्म भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, दैट इज वेड एनाल, दैट इज वेड इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस पे बेसिस है, ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस है, बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि किसी इन्वेंट्री का क्या फंक्शन है या क्या क्रिटिकेबिलिटी है, कितनी क्रिटिकल वो यूज में आती है। तो इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन, यही हमारा एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फंक्शन और क्रिटिकेबिलिटी की बेसिस पे कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है, दैट इज वीईडी। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल। थोड़ा सा लेंदी अगर मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन जब भी एक बार पढ़ लोगे बार बार कंफ्यूज नहीं होगे, नोट्स बना लोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, नहीं रहेगा एग्जाम तक। कोई भी चीज अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, आप क्या करते हो, मान लीजिए कोई 15 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आप क्या करते हो, इस वीडियो को देखते हो, कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि मुझे आ रहा है, सब कुछ याद हो गया, लेकिन आप उसके नोट्स नहीं बनाते हो, तो वो जिंदगी भर के लिए डाउट रहता है। आप याद रखोगे 15 दिन याद रहेगा, फिर 20 दिन बाद में फिर कंफ्यूज होगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका, नोट्स बनाओ, बार बार रिपीटेशन करो, उस चीज को याद रखो। ऐसा नहीं है कोई एमसीक्यू सॉल्व करा रहा है तो उससे नोट्स नहीं बन सकते, सिर्फ थ्योरी की क्लासेस, हमेशा एमसीक्यू से बहुत अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, वाइटल के अंदर क्या आता है, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे इन्वेंट्री जिसके बिना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके बिना हॉस्पिटल का फंक्शन नहीं हो सकता, विदाउट दीज हॉस्पिटल का जो फंक्शन है कैन नॉट परफॉर्म, यानी कि हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ऑलवेज, तो ऑलवेज के अंदर अगर एबीसी के अकॉर्डिंग बोले तो कौन सी वाली चीजें आ जाएंगी, कंट्रोल वाली, जैसे यानी कि सिरिंजेस, एनएस, तो ये बेसिक चीजें हैं।
लेकिन 10% ही कॉस्ट का बनाती है, लेकिन इनकी फंक्शन है क्रिटिकेबिलिटी के बेसिस पे सबसे टॉप लेवल पे आती है। यानी कि किसी सिरिंजेस, ग्लव्स, एनएस, इनके बिना क्या हॉस्पिटल चल सकता? नहीं चल सकता। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी इन्वेंट्री जिसके बिना हॉस्पिटल फंक्शन नहीं कर सकता है। वाइटल, वाइटल का मतलब ही क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉस्पिटल के फंक्शनिंग के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की फंक्शनिंग के लिए, इसलिए इनको वाइटल कैटेगरी के अंदर रखा गया है। असेंशियल, असेंशियल में हम क्या लिखेंगे? इनके बिना हॉस्पिटल थोड़े दिन के लिए टॉलरेट कर सकता है। विदाउट दिस हॉस्पिटल कैन टॉलरेट, यानी कि कुछ दिन के लिए टॉलरेट तो कर सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए? फॉर फ्यूअर टाइम, यानी कि ज्यादा टाइम तक अगर रहेगी तब भी हॉस्पिटल फंक्शनिंग में, स्मूथ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अंदर कौन से रख सकते हैं? अगर इसके अंदर मैं इस तरीके से बांटूं, दैट इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। बस ये याद रखना आपको, बेटर वाली चीजें से एंटीबायोटिक हो गई, ये इनके बिना क्या करेगा? थोड़े दिन हॉस्पिटल चल जाएगा, लेकिन एट द एंड थोड़े टाइम के लिए चलेगा, बाद में हमें ये चीजें मंगवानी ही पड़ेगी। और डिजायरेबल के अंदर क्या होता है? मान लीजिए किसी पेशेंट को जो जितनी भी एसेंशियल वाली चीजें, सी वाली कंट्रोल वाली चीजें, वो इसके अंदर आता है कि विदाउट दिस सप्लाई, यानी कि इनके बिना हॉस्पिटल का जो रूटीन फंक्शन है, रूटीन जो फंक्शन है हॉस्पिटल का, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। रूटीन नॉट डिस्टर्ब, इसका मतलब क्या है? यानी कि मान लीजिए किसी पेशेंट में एमआरआई नहीं, मशीन नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, तो क्या हॉस्पिटल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो हो सकता है बाहर उससे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए बोल दे, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है, एबीसी में जो टॉप लेवल पे था, वो वीईडी के अंदर नीचे लेवल पे आ गया है, आप देख रहे हैं, ठीक है। एबीसी में वाइटल कौन हो गए? जो सी वाले थे, सॉरी यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, सी बी ए, इस तरीके उल्टा हो जाएगा ये, सी ए बी, सी बी ए, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है। एबीसी में जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो क्या हो गई? यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकेबिलिटी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से इसके बारे में। और इसके अंदर से क्या पूछते हैं? एक तीसरा जो क्लासिफिकेशन पूछते हैं, दैट इज एफएसएन। एफएसएन का मतलब होता है किसके बेसिस पे? ये भी एमसीक्यू एक बार, एक या दो बार एमसीक्यू पूछा गया है कि कंजप्शन के बेसिस पे इन्वेंट्री कंट्रोल का कौन सा मेथड है? किसके बेसिस पे? कंजप्शन, यानी कि हॉस्पिटल कितना कंज्यूम कर रहा है इनको, इसके बेसिस पे है। यहाँ पे थोड़ा फास्ट का मतलब बहुत ज्यादा चीजें हॉस्पिटल के अंदर, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा यूज होती है, वही अगेन आईवी सेट हो गया, दैट इज बीटी सेट हो गया, एनएस हो गया, सिरिंजेज हो गई सबसे ज्यादा। फास्ट मूविंग, दैट इज स्लो मूविंग, नो मूविंग। अगेन वही सारे तीनों एग्जांपल आप देख सकते हो। फास्ट मूविंग के अंदर सिरिंजेज है गई, स्लो मूविंग के अंदर एंटीबायोटिक, नो मूविंग के अंदर एमआरआई। एक बार खरीद लिया, उसका कंजप्शन नहीं होगा, उसको जिंदगी भर के लिए हम यूज ले सकते हैं, अनलेस अनटिल वो खराब नहीं हो। तो समझ में आ गया नो मूविंग। थोड़ा सा हम जल्दी इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, आपको ये बेसिस जरूर याद रखना है किस बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस डी ई। जो ईएसआईसी में इसको कंफ्यूज करने के लिए डाला था, एस डी, ये किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, यानी कि हॉस्पिटल में इनकी कितनी अवेलेबिलिटी, इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। एस का मतलब क्या हो गया? स्कारसिटी, यानी कि स्केयर, यानी कि बहुत रेयरली हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट है। डी का मतलब डिजायरेबल, सॉरी डी का मतलब क्या है? डिफिकल्टी, मतलब रेयर नहीं है लेकिन डिफिकल्टी है ऐसे ऐसे इन्वेंट्री के कंजर्व अवेलेबिलिटी में। और लास्ट नेट इजी, जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको इसका ये याद रखना, अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, दैट इज कंजप्शन के बेसिस पे। और लास्ट है, सेकंड लास्ट है इसका, फिफ्थ वन इज दैट इज गोल्फ। ये बहुत लिस्ट चांस है कि ये पूछा जाए, फिर भी आप याद रख लीजिए किसके बेसिस पे? एजेंसी की बेसिस पे, अथॉरिटी की बेसिस पे। एजेंसी या अथॉरिटी, यानी कि उस हॉस्पिटल का जो है कौन रन कर रहा है, कौन उसका मालिक है। या तो आइदर जी का मतलब गवर्नमेंट हो गया, ओ का मतलब अदर हो गया, एल का मतलब लोकल हो गया, एफ का मतलब फॉरेन सप्लाई। तो ये हॉस्पिटल की अथॉरिटी कौन है? हॉस्पिटल का जो ओनर कौन है? या तो आइदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर कोई अदर में अंदर आ रहा है, या लोकल है। तो जी ओ एल एफ उसका मतलब हो गया। सिक्स, अगर हम बात करें एसओएस, एसओएस किसके बेसिस पे? सीजन अवेलेबिलिटी, सीजन के बेसिस पे। तो ज्यादा ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन भी फ्री बता रही। एस का मतलब क्या होगा? सीजनल। और ओएस का मतलब हो गया ऑफ सीजनल। तो मैनेजमेंट के हमेशा क्वेश्चन डालते हैं, ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएनओ के लेवल, जो एसएनओ के जो पेपर आते हैं उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल, रिसर्च और मैनेजमेंट बहुत पूछ जाती है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जो कम पढ़ते हैं, इसलिए इसका पेपर का जो लेवल है वो हाई जाता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए। ये छह से रिलेटेड आपको अगर इन्वेंट्री कंट्रोल में से क्वेश्चन पूछेगा, इस छह से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अगेन रिसर्च। रिसर्च का क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? ईएसआईसी के अंदर। इसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ईएसआईसी 2024 के अंदर। और कहाँ पूछा गया? जो इंडिविजुअल एम्स के एग्जाम होते थे उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा पूछा गया था।
और जो एसएनओ का जो एग्जाम होता था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग रिसर्च स्टडी? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन सी कंट्रोल वेरिएबल, ऑप्शन डी एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। तो चलिए आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि इन वेरिएबल्स के टाइप में से ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि ऑब्वियसली अगर ये चेंज वाला पूछ रहा है तो एक ऐसा वेरिएबल भी होगा जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको सिर्फ कुछ नहीं है, इसको नाम से आपको समझना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इन्हीं का पहले दूसरा नाम लिख लीजिए, इन्हीं को क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटिंग। यानी कि ऐसे वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब चेंज कर सकते हैं, या इसी को हम बोलते हैं चेंजेबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? चेंजेबल। और इसी का नाम होता है कोज। और सबके एक एक नाम में से क्वेश्चन आ रखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चारों नाम आपको याद रहने चाहिए। आइदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेटिंग, चेंजेबल और कोज, सब में से क्वेश्चन आ रखा है। इसका पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है ये समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें तीन चीजें मैं लिख रहा हूँ। कोई भी एक प्लांट है, उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, हमने एक छोटा सा पौधा लगाया अपने घर पे ही, ठीक है, और उसकी प्लांट की गमले के अंदर पौधा लगाया और प्लांट की ग्रोथ हो रही है। तो उसके अंदर हम दो चार चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। एक, मान लीजिए उस प्लांट को हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट के अंदर, ठीक है, ये पौधे को सनलाइट मिल रही है और इसकी बेसिस पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ही चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट को क्या मिल रही है? सनलाइट, और उसकी उसकी ग्रोथ हो रही है। अब पौधे को अगर सनलाइट मिल रही है उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है, लेकिन कुछ चीजें और अगर हम इसमें ऐड कर दें जिसकी वजह से और अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो वो कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए वाटर है, ठीक है, या फिर हम इसके अंदर मान लीजिए प्लांट का कोई साइज या सीजन, ऐसी कुछ चीजें अगर इसके अंदर, या टाइम ड्यूरेशन, ऐसी कुछ चीजें, या फिर हम जो भी इसके अंदर जो यूज करेंगे बाहर से, कुछ भी हम अगर इसको न्यूट्रिशन देते हैं बाहर से, तो वो सारी चीजें। अब इसको समझिए, यहाँ पे सब में से जो सबसे ज्यादा जो चेंज हम कर सकते हैं, अगर हम इस फैक्टर को चेंज करते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। अब प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? कि उसको कितनी सनलाइट मिल रही है, ठीक है। तो या तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो सकती है या प्लांट की ग्रोथ कम हो सकती है। तो चेंज किस में देखने को मिल रहा है? प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर चेंज देखने को मिले, वो कौन सा वेरिएबल है? दैट इज, थोड़ा सा इसमें, हाँ हाँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब मैनिपुलेटिंग, चेंजेबल, ये चार नाम याद रखनी है। हाँ, जब भी प्लांट की ग्रोथ चेंज होती है तो उसके अंदर हम कुछ फैक्टर चेंज कर रहे हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है? वहां पे जो है इसके अंदर ग्रोथ के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी सनलाइट को हमने ज्यादा कर दिया तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सनलाइट को हमने कम कर दिया तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम किस वेरिएबल को मूव करके देख रहे हैं? सनलाइट को। हम किसको मूव कर रहे हैं? सनलाइट को। किसको हम चेंज कर रहे हैं? सनलाइट को। किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं? सनलाइट को। कौन कारण है इसका? प्लांट की ग्रोथ का, जिसको हम कोज बोल देंगे, सनलाइट। तो ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर करके, थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या देखने के लिए? कि जो हमारा जो डिपेंडेंट वाला जो फैक्टर है उस पर क्या चेंज मिल रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट है। इस फैक्टर को हम क्या बोल देंगे? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन प्लांट ग्रोथ क्या है? डिपेंड है। ये प्लांट ग्रोथ क्या है? डिपेंड है। किस पे डिपेंड करती है? आइदर सनलाइट पे डिपेंड करती है या फिर वाटर या बाकी सब चीजों पे डिपेंड करती है। ऐसा फैक्टर जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, किस लिए? ताकि जो हमारा दूसरा फैक्टर उसमें चेंज देखने को मिले। इस एक नंबर वाले फैक्टर में हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि जब हम एक को चेंज किया तो दूसरे पे ऑटोमेटिक क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो फर्स्ट वाला, इसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, या चेंजेबल वेरिएबल, या कॉज। यानी कि इसको हम चेंज कर रहे हैं, सनलाइट को हम बार बार कम कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ ऑटोमेटिक चेंज हो जा रही है। तो प्लांट ग्रोथ डिपेंड कर रही है किस पे? सनलाइट पे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या हो जाएगा? दैट इज सनलाइट। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? सनलाइट। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला हमने? और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ। डिपेंडेंट क्यों बोला? कि प्लांट की ग्रोथ डिपेंड करती है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसको हम चेंज कर रहे हैं। उसमें चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऑटोमेटिक जो है चेंज देखने को मिलेगा। तो इसी के लिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट।
और इंडिपेंडेंट को बोलते हैं कोज, यानी इस कोज का इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और कंट्रोल वेरिएबल या एक्सट्रेनियस वेरिएबल दोनों एक ही नाम है। ये किसको बोलते हैं? ऐसे फैक्टर जो मे बी उसको इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा के अंदर आते हैं, बाहर वाले जो फैक्टर आते हैं दैट इज एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएंगे। लेकिन दो चीज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिपेंडेंट वाले और डिपेंडेंट में से। तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसा वेरिएबल जिस जो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसको हम चेंज कर रहे हैं जानबूझ के, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमें फैक्टर एक को चेंज करते हैं ताकि सेकंड पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस कोज को हम कोशिश करेंगे उसका इफेक्ट देखने के लिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि रिसर्च के अंदर कौन सा जो वेरिएबल उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम क्या करते हैं? मैनिपुलेट करके देखने की कोशिश करते हैं। हम अपनी इच्छा से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या? हम अपनी इच्छा से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट ग्रोथ को हम अपनी इच्छा से बढ़ा या घटा सकते हैं? हम बोलेंगे कि अपनी इच्छा, हमारी इच्छा हो रही प्लांट ग्रोथ को जल्दी से बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। हम चेंज सिर्फ इसको कर सकते हैं, हम सनलाइट को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट हम प्लांट पे देखेंगे। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। सिर्फ अगर समझ में भी नहीं आए तो इतना याद रखना है कि चेंजेबल कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसके चार नाम याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और डिपेंडेंट को क्या बोलते हैं? इफेक्ट बोलते हैं। ये अनचेंजेबल होता है, ठीक है, मतलब इसको मैन्युअली चेंज नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट वाले को कर सकते हैं। तो आपको ये चार नाम याद रखना, उसी बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहले एग्जाम में पूछा जाता था, अभी लेटेस्ट 2 या 3 एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो मे भी चांसेस है इस बार पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस एरर इज विच टाइप ऑफ एरर इन रिसर्च? ऑप्शन ए टाइप 1 एरर, ऑप्शन बी टाइप 2 एरर, ऑप्शन सी टाइप 3 एरर, ऑप्शन डी स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। किसका किस लेवल का एमसीक्यू है? एसएनओ के लेवल का। जो एसएनओ का एग्जाम होता है उस लेवल का एमसीक्यू है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं कि हाई लेवल का एमसीक्यू, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता इतना रिसर्च वगैरह, तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि 2-3 चीजें होती है इसके अंदर, हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। हाइपोथेसिस का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाइपोथेसिस हम बोलते हैं कि इसको रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं? हाइपोथेसिस, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप वो बिटवीन टू वेरिएबल, हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोल देते हैं। और दो क्वेश्चन आते हैं कि हाइपोथेसिस होता है, एक अजम्पशन होता है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इट इज हाइपोथेसिस एंड अजम्पशन। हाइपोथेसिस क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अब जो क्वेश्चन आएगा, साइंटिफिकली टेस्टेबल कौन सा होता है, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। साइंटिफिकली टेस्टेबल कौन सा होता है? हाइपोथेसिस होता है। और हाइपोथेसिस में भी रॉन्ग हो सकता है, मे बी रॉन्ग, मे बी राइट हो सकता है, मे बी रॉन्ग हो सकता है। लेकिन अजप्शन में क्या डिफरेंस, ये इन दो डिफरेंस में से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाइपोथेसिस कौन सा टाइप का जो इसके अंदर, रिसर्च के अंदर, जिसको हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और कौन सा है जिसको हम कर सकते हैं? जिसको कर सकते हैं दैट इज टेस्टेबल हाइपोथेसिस, जिसको नहीं कर सकते कैन नॉट बी टेस्टेबल, यानी कि उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। जो भी अजम्पशन है, लेकिन वो अजम्पशन क्या होता है? ट्रू होता है, लेकिन हम उसको कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज क्या होता है? ट्रू होता है। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक हाइपोथेसिस है, जैसे एक रिसर्चर ने बोला कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। तो ऐसा एक उन्होंने एक हाइपोथेसिस रखा, एक ऐसी संभावना रखी कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर हो सकता है। तो क्या इसको हम टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। वो रिसर्च करेगा, 100 पेशेंट ऐसे लगेगा जो स्मोकिंग कर सकते हैं, उस पर रिसर्च करेगा, देखते हैं कितने को कैंसर हो गया, तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी वो रॉन्ग हो, मे बी वो राइट हो, तो टेस्टेबल है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है, देट इज गॉड इज एग्जिस्ट। गॉड इज एग्जिस्ट, ठीक है। गॉड इज एग्जिस्ट, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ट्रू है, सबको पता है गॉड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या इसको हम टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेसिकली हाइपोथेसिस और अजम्पशन में यही डिफरेंस है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इस हाइपोथेसिस के नाम अलग अलग टाइप जो पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस मतलब समझ में आ गया, कोई भी एक इफेक्ट का हम दूसरे इफेक्ट पे हम देखते हैं कि क्या हम एक हाइपोथेसिस लगाते हैं कि मे बी स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। अब इसको हम रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि वो सही है नहीं, तो उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस के एरर होते हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्या एरर होते हैं हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके दो एरर हम स्पेशली, दो एरर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक होता है आपका टाइप 1 एरर। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे, और सभी सही, जब आपका सही होगा तो आपको काफी कुछ मिलेगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेगुलरली पेपर को ट्रैक करते हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज टाइप वन एरर। टाइप वन एरर अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज की बात करूँ, सिर्फ आपको पहले लैंग्वेज पे ध्यान देना, समझना नहीं है। अगर लैंग्वेज कैसे पूछेगा, सिर्फ इतने 3 वर्ड आपको आएगा पेपर के अंदर, रिजेक्टिंग, ट्रू। अभी आपको घबराना नहीं है, बस सिर्फ आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, रिजेक्टिंग, ट्रू, नल, हाइपोथेसिस। बेसिकली ये किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम? हाइपोथेसिस का एक टाइप होता है नल हाइपोथेसिस, उसी का हम टाइप पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग टाइप होते हैं हाइपोथेसिस के, उसमें से एक टाइप होता है नल हाइपोथेसिस, उसके 2 टाइप होते हैं, उसी में से एरर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस, अब इसका मतलब क्या है? पहले तो ये लाइन याद कर लो, या तो ये लाइन याद कर लो या समझ लो इसको। रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट दिया, एक हाइपोथेसिस दिया कि ए कोजेज बी, ठीक है, ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है। हमने ऐसा, एक रिसर्चर है, उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि ए और बी के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। या कि मान लीजिए उसने ये बोला कि एल को, ए को मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल पीने से बी को मानते हैं लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर नहीं होता है, उसने ऐसा बोला कि एल्कोहल पीने से लंग कैंसर का कोई लेना देना नहीं है, एल्कोहल पीने से लंग कैंसर नहीं होता। नल का मतलब ये होता है कि कोई भी जो 2 संभावना है उनमें कोई कोई भी ये समानता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। नल का मतलब ये होता है। तो नल हाइपोथेसिस के हम टाइप पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि एल्कोहल से लंग कैंसर नहीं होता है, ऐसा रिसर्चर ने बोला, लेकिन हमने इसको क्या बोल दिया? फॉल्स बोल दिया। हमने बोला कि ये एरर है, हम तो ये बोल रहे हैं कि एल्कोहल पीने से लंग कैंसर होता है। ये दोनों साइन को आपको देखना है, यहाँ पे मैंने क्रॉस काट दिया, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन हमने क्या बोला? नहीं, एल्कोहल पीने से लंग कैंसर तो होता है। लेकिन बाद में जब हमारे स्टेटमेंट को जब टेस्ट किया गया, क्योंकि ये टेस्टेबल होता है ना, जब हमने टेस्ट किया तो बाद में रिसर्चर वाली बात ही सही निकली कि रिसर्चर ने सही बोला था, एल्कोहल पीने से नहीं होता है, वाकई में लंग कैंसर नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें हम, जो ट्रू नल हाइपोथेसिस था, ट्रू है ये। नल हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या है कि ए और बी में, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है? दो किसी भी वेरिएबल या किसी भी चीज में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ट्रू नल हाइपोथेसिस है, वाकई में दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे थे? रिजेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे थे एरर बता के कि नहीं नहीं, आप तो गलत बोल रहे हैं, एल्कोहल पीने से तो लंग कैंसर होता है। तो रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस कौन सा टाइप का एरर है? टाइप वन एरर। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिर्फ ये लैंग्वेज आप याद रखिए, आपको इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका उल्टा है क्या? टाइप सेकेंड एरर। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया? इसके लिए पहले आप लैंग्वेज लिख लीजिए, दैट इज रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ट्रू और फॉल्स से 2 वर्ड याद रख लीजिए। ट्रू टाइप वन है, फॉल्स जो है टाइप टू है। नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब दो चीज में कोई भी समानता ही नहीं है। तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल बनाएंगे? मान लीजिए बोला गया ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, रिसर्चर ने ये बोला ए और बी में कोई समानता नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला? हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमने रिजेक्ट करके बोल दिया कि नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, इसमें समानता है नहीं है। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब बाद में जब रिसर्च हुई तो हमें पता चला कि ए और बी के अंदर क्या है? समानता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको नहीं आ रहा एग्जाम में समझ में नहीं रखना, बस 2 वर्ड याद रखना, ट्रू। अगर ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं दैट इज टाइप वन एरर। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं दैट इज टाइप सेकंड एरर। इतना याद रखना है। और हाइपोथेसिस में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने बता दिया। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन में क्वेश्चन आता है, अजम्पशन और हाइपोथेसिस के डिफरेंस में से क्वेश्चन आता है, कौन सा टेस्टेबल होता है, कौन सा टेस्टेबल नहीं होता है। दूसरा, तीसरा एक और जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर से कि स्टेटिस्टिकल, इस तरीके से पूछेगा, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं? बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। ये किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन में दे रखा होगा नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। बस यही एमसीक्यू, ये 4 एमसीक्यू पढ़ लीजिए, बहुत है। इतने हाइपोथेसिस में इससे 12 एमसीक्यू नहीं आएंगे। स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस का दूसरा नाम क्या है? दैट इज नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस में अगर डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये करना है कि 2 वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस तरीके का सिंबल दे, या फिर क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, ये किस टाइप का हाइपोथेसिस? दैट इज नल हाइपोथेसिस। ठीक है, पॉजिटिव किसको बोलेंगे? पॉजिटिवली, ये अलग चीज है, फिर ज्यादा डिस्कस हो जाएगा, इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव के टाइप होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू कहाँ पूछा था? नॉर्थ के अंदर। ठीक है, कहाँ पूछा था? जिपमर के अंदर। और
मैं बोल रहा हूँ कि इस जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वापस नोट सेट 7 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार एमसीक्यू लगा लीजिए इसको। 5 स्टार एमसीक्यू का मतलब अब सबको पता है, सीरीज देखते हैं 5 स्टार। मैं तब बोलता हूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था प्लेसेंटा प्रीविया अब्रेप्सो प्लेसेंटा, हमने बोला था 200% आएगा, आ गया। नोट सेट प्री के अंदर वो क्वेश्चन आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि एमजीएसओ4 जैसे डिजोक्सिन हम पढ़ते हैं, ठीक है, डिजोक्सिन का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लिथियम पढ़ते हैं, वैसे ही एमजीएसओ4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनेटोइन पढ़ते हैं, एमजीएसओ4 बहुत। ओबीजी का भी क्वेश्चन है, फार्मा दोनों में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, एक ग्रेविडा 2 पैरा 1 क्लाइंट इज हॉस्पिटलाइज विद सीवियर प्री एक्लेम्सिया while she received magnesium sulfate therapy the nurse knows it is safe to repeat the doses। कितना अच्छा एमसीक्यू, समझने की कोशिश की, पहले आप लैंग्वेज समझिए। एक ग्रेविडा है, यानी इस पे ध्यान नहीं देना, इतना से समझिए एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, हॉस्पिटलाइज, उसको क्या दिक्कत, क्या हो रहा है, प्री एक्लेम्सिया। जो किसका पार्ट है, प्री एक्लेम्सिया किसका पार्ट है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इसके अंदर हम दो पढ़ते हैं, दैट इज प्री एक्लेम्सिया, दैट इज एक्लेम्सिया। यहाँ पे क्या है, प्री एक्लेम्सिया। और प्री एक्लेम्सिया में जब सीजर ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। और इस सीजर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी ड्रग लगाई जाती है, दैट इज एमजीएसओ4। क्वेश्चन पूछेगा कि जो एमजीएसओ4 है वो किसकी डीओसी है, क्वेश्चन होगा प्री एक्लेम्सिया। आप जैसे प्री एक्लेम्सिया बोलोगे, क्वेश्चन यहीं पे ऑप्शन करेक्ट कर दोगे, गलत है। प्री एक्लेम्सिया की डीओसी नहीं है एमजीएसओ4, प्री एक्लेम्सिया में जो सीजर आ रहे हैं उसकी डीओसी एमजीएसओ4। तो क्वेश्चन पूछ ले प्री एक्लेम्सिया की डीओसी कौन सी है, आप सब करके आ जाओ, एमजीएसओ4 गलत होगा आंसर। ये प्री एक्लेम्सिया में जो सीजर आ रहे हैं उसकी डीओसी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक से मैंने थोड़ा डिटेल बताया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसको सीवियर प्री एक्लेम्सिया हो रहा है, अब उसको डॉक्टर ने क्या चलाया, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चलाई है, लेकिन नर्स ऑलरेडी उसको एमजीएसओ4 थेरेपी चल रही है। अब इस लैंग्वेज का मतलब सही, नर्स नोज इट इज सेफ टू रिपीट द डोज। नर्स को कौन सी फाइंडिंग देख के पता लगेगा कि अब दोबारा हम एमजीएसओ4 की डोज पेशेंट के अंदर दे सकते हैं। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एमजीएसओ4 कब सेफ है, कब साइड इफेक्ट है, कब टॉक्सिटी, यही क्वेश्चन है। तो इस लैंग्वेज क्या है कि नर्स को कैसे पता चलेगा कि हम एमजीएसओ4 पेशेंट के अंदर दोबारा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। ऑप्शन बी, urinary output is 20 ml per hour. Option C, MGSO serum level are more than 15 mg per dl. ऑप्शन डी, रेस्पिरेशन आर मोर देन 16 ब्रीथ पर मिनट। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एमजीएसओ4 के बारे में। इसका आंसर आप लोग बताओगे, जब हम डिस्कस कर लेंगे तब आपको इसको कमेंट करना है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एमजीएसओ4 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है एमजीएसओ4 के बारे में। पहला क्वेश्चन जो पूछेगा इसके अंदर, जो मैंने बता दिया, एमजीएसओ4 किस लिए दिया था, ये पूछेगा कि प्री एक्लेम्सिया हो रहा है किसी फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, और उसको सीजर आ रहे हैं, तो कौन सी ड्रग दी जाती है। पहला सिंपल सा एमसीक्यू, सबको पता क्या देते हैं, एमजीएसओ4 देते हैं, ठीक है, पहला एमसीक्यू। दूसरा एमसीक्यू, कितना नॉर्मल डोज होगा। ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट नॉर्मल डोज कितना होता है एमजीएसओ4 का, क्वेश्चन अप्लाइड बेस पूछेगा कि नर्स है, उसको पेशेंट को एमजीएसओ4 थेरेपी चल रही है, नर्स ने उसकी लेब रिपोर्ट देखी और उसका वैल्यू इतना है, तो अब आप क्या करोगे, उस लेब रिपोर्ट के बेसिस पे एमजीएसओ4 को कंटिन्यू करोगे, स्टॉप कर दोगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, इस तरीके से। वो तब कब कर पाओगे, जब आप एमजीएसओ4 का नॉर्मल लेवल पता हो। तो नॉर्मल लेवल है एमजीएसओ4 का, दैट इज 4 to 7 मिली इक्विलेंट पर लीटर। अगर मिली इक्विलेंट पर लीटर में पूछे तो एमजीएसओ4 का लेवल है 4 to 7। और अगर एमजी पर डीएल में पूछे तो थोड़ा सा चेंज होता है, माइनर चेंज, 4.8 to 8.4 एमजी पर डीएल। दो एमसीक्यू हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का एमसीक्यू जो मैंने यहाँ डिस्कस करा ना, ये इस तरीके का एमसीक्यू पूछेगा, तो इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल लेवल। आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे इसको जो है ऑप्शन करेक्ट कर पाओगे। दूसरा कैटेगरी, कई बार इसमें से पूछ लेता है कि किस कैटेगरी की ड्रग है, दैट इज एंटी कन्वर्जेंट ड्रग के रूप में हम यूज करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट, और या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में हम दोनों इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरा, बेसिक सा क्वेश्चन कभी ज्यादा डीप पूछ ले तो ये याद रखना आपको कि कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। ज्यादा रिसेप्टर हम ज्यादा डीप में बताता नहीं, बता रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है। एनएमडी रिसेप्टर पे काम करती है, ठीक है, और उन पे काम करके क्या करवा देती है, वेजोडाइलेशन। बस इतना याद रखना आपको, कौन से रिसेप्टर पे काम करती है, एनएमडीए रिसेप्टर। अब ये तो होगी बेसिक, ज्यादा डीप में पूछेगा तब। अब जो हमारे लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमजीएसओ4 में, वो कौन से पूछे जाएंगे, नॉर्मल लेवल आपको सबको पता है। सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज टॉक्सिसिटी के। सबसे पहले इसमें से गाइडलाइन में क्वेश्चन जो हमने नोट सेट सीरीज में भी ऐड करा था कि जब भी किसी पेशेंट को या प्री एक्लेम्प्टिक वुमेन को हम एमजीएसओ4 थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो उसकी कुछ गाइडलाइन होती है, उसके बिना तीन चीजें चेक करें बिना हम एमजीएसओ4 कभी नेवर 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 कभी नहीं देते।
तो वो 3 चीज़ों में से क्वेश्चन आता है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको चेक करने के बाद ही हम एमजीएसफोर दे सकते हैं, सेफ होता है। कि मान लीजिए किसी पेशेंट को हमें एमजीएसफोर देना है तो उसमें 3 चीज़ें कौन सी होगी? पहले फर्स्ट चीज़, उसका जो यूरिन आउटपुट है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 30 ml पर होवर। 30 ml पर होवर से अगर उसका ज़्यादा है यूरिन आउटपुट, तभी हम क्या करेंगे, उसमें एमजीएसफोर देंगे। अदरवाइज अगर इससे कम है, मान लीजिए किसी हमने यूरिन आउटपुट चेक किया 30 ml पर होवर है, से कम है, तो हम इसमें एमजीएसफोर क्या कर देंगे, रोक देंगे। अप्लाइड वाइज किसी क्वेश्चन पूछेगा, किसी पेशेंट को प्री एक्लिम्प्टिक वुमेन को हमें एमजीएसफोर थेरेपी देना है और उस पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है 30 ml पर आवर से कम है, तो क्या करेंगे, नहीं देना, हमें अवॉइड कर देंगे। नहीं तो क्या कर देगा, ये रीनल सिस्टम की टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। दूसरा गाइडलाइन, तीनों गाइडलाइन याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है इनके अलावा, तीनों गाइडलाइन आपको याद रखनी है। दूसरा, जब भी हम एमजीएसफोर देते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है एमजीएसफोर, तो जब भी हम इसको देंगे क्या देखना हमें, जो पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन या तो 12 या 12 से ज्यादा ब्रीथ्स पर मिनट। तीसरा क्राइटेरिया हम देखते हैं, जब भी एमजीएसफोर हम देते हैं तो क्या चेक करते हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स या डीप टेंडन रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, याद रखना है, नॉर्सेट में पूछा गया और पूछा जाएगा दोबारा। ठीक है, एमजीएसफोर देने से पहले कौन से 3 क्राइटेरिया हम चेक करते हैं, इन क्राइटेरिया पे अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं बनेंगे, तो आपको तीनों क्राइटेरिया याद होंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे आप आंसर कर पाओगे। पहला एमसीक्यू हो गया। अब दूसरा एमसीक्यू इसमें से क्या पूछेगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट और क्या पूछेगा, एमजीएसफोर अगर चला दिए पेशेंट को और उसकी टॉक्सिसिटी हो रही है तो हमें कैसा पता चलेगा, कौन से सिम्टम है। तो पहला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जिसमें 2 सिम्टम के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कि जब भी किसी पेशेंट को एमजीएसफोर की टॉक्सिसिटी होती है तो फर्स्ट साइन कौन सा अपीयर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट साइन कौन सा हम देखेंगे एमजीएसफोर टॉक्सिसिटी के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट साइन की बात करें तो जो एमजीएसफोर है अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो वो क्या करेगा, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, वो क्या कर हो जाएंगे, एब्सेंट। यही है, ये क्या करता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को कम कर देता है, एब्सेंट कर देता है। ये क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, एब्सेंट होंगे। ये एमजीएसफोर टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन है। अब हम बात करते हैं और इसके अंदर कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। एक्सेसिव क्या होगा, पेशेंट को स्वेटिंग, जब भी टॉक्सिसिटी हो जाएगी स्वेटिंग देखने को मिलेगी। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, एमजीएसफोर के लेवल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। यहाँ पे नॉर्मल लेवल मैंने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, इट इज 4 to 7। अब मान लीजिए अगर एमजीएसओ4 का लेवल ब्लड के अंदर कितना ज्यादा हो जाएगा तब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर देता है, दैट इज 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है, जब भी पेशेंट के ब्लड के अंदर इसका लेवल इतना बढ़ जाएगा 15 से ज्यादा, तब वो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर देगा। ठीक है, और अगर और भी ज्यादा इसका लेवल बढ़ जाए कि 30 से ज्यादा चला जाए, अब ये जो लेवल है ना, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कितने लेवल पे होता है और कार्डियक अरेस्ट कितने लेवल पे होता है। तो कार्डियक अरेस्ट अगर 30 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करवा देगा, कार्डियक अरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 15 से ज्यादा पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है और 30 से ज्यादा पे कार्डियक अरेस्ट करवाता है। और सबसे पहले क्या करता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को लॉस करवाता है। इसलिए हम इसको देने से पहले क्या चेक कर रहे हैं, यूरिन आउटपुट, ताकि ये प्रॉपर तरीके से एक्सक्रीट आउट तो हो जाएगा ना। अगर उसका यूरिन आउटपुट नहीं है तो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा। दूसरा क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हैं कि 12 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज कर रहा है। सबको पता है, सबको यूनिवर्सल सबको पता है एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, इसलिए हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं। और नी जर्क रिफ्लेक्स प्रेजेंट होनी चाहिए, इसको देने से पहले क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट। क्योंकि ये क्या करवाता है, टेंडन रिफ्लेक्स को क्या करवाता है, लॉस करवा देता है। अब ये तीनों क्राइटेरिया आपने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन का आंसर करना है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को, प्री एक्लिम्प्टिक वुमेन है, उसको एमजीएसफोर थेरेपी चल रही है, नर्स कौन सी चीज को देख के लगेगा नर्स को कि अब हम उसको डोज दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तो वो सेफ रहेगी। ऑप्शन ए डी टेंडन रिफ्लेक्स आर एब्सेंट, क्या ये सही है, गलत, ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि जब डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट है, इसका मतलब क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो गई, तो अब एमजीएसफोर को जो है एडमिशन करना सेफ नहीं है। दूसरा, वो देखेगी यूरिन आउटपुट जो पेशेंट का वो कितना है, 20 ml पर ओवर है, तो क्या ये इसको देख के वो सोचेगी सेफ है, नहीं। क्योंकि कितना होना चाहिए, 30 ml से ज्यादा होना चाहिए, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि वो देखेगी एमजीएसफोर का सीरम लेवल वो कितना है, मोर देन 50 mg/dl, क्या इसको देख के उसको लगेगा कि एमजीएसफोर देंगे तो सेफ रहेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। फोर्थ फाइंडिंग हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन का 16 से ज्यादा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब नर्सिंग ऑफिसर या नर्स वो देखेंगे कि उसका रेस्पिरेशन 60 से ज्यादा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि अब उसको किस कंडीशन में लगेगा कि एमजीएसफोर जो चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज सेफ है एमजीएसफोर।
द नर्स नोज इट इज सेफ टू रिपीट द डोजेज। तो बेसिकली सिर्फ एक पेज का मैंने ये करवाया एमजी पर, लेकिन 3 या 4 एमसीक्यू इसमें से आराम से जो है आपके सोल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार एमसीक्यू है। ऐसे नोट सेट मेंस के जो क्वेश्चन है, ये जो नोट सेट मेंस में देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। ये कहाँ पूछा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्सेट का जो एक 4 या 5th में ये या 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने सारे क्वेश्चन वही लेने की कोशिश करे हैं जो इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या स्टूल से रिलेटेड किसमें पूछा गया अभी, ईएसआईसी के अंदर। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा जहाँ भी ये वर्ड देखा जाए तो ये तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नॉर्सेट के लिए कोई भी एग्जाम हो तो हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे टॉपिक में से कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं, जैसे एमआई हो गया, ऐसे टॉपिक जो एग्जाम कभी नहीं छोड़ता। सिस्टिक फाइब्रोसिस उसमें से एक है। In assessing the nature of a stool of a client who has cystic fibrosis, what would be nurse expect to see? Option A, clay clad stool. Option B, steatorrhea stool. Option C, dark brown stool. Option D, blood tinged stool. चलिए, इस आंसर तो इजी है, सब आंसर कर पाओगे इजीली। ऑप्शन बी, स्टिटोरिया स्टूल। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है नोट सेट में मैं अगर बोल रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन 5 स्टार एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस टाइम का जो डिसऑर्डर है, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला यही डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर किस टाइप का जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। पहला एमसीक्यू तो यही पूछा जाता है, यही भी खत्म। पहला एमसीक्यू यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ऑटोसोमिक रिसेसिव डिसऑर्डर है। दूसरा एमसीक्यू क्या पूछा जाता है कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो किस जीन को इफेक्ट करता है, दैट इज CFTR। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आपको याद रखना है CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसएमिनेज रिडक्टेज जीन, इसको क्या करता है, इसमें म्यूटेशन करता है, इसी की वजह से ये जो डिजीज कंडीशन डेवलप होती है। और तीसरा, कौन कौन से मेजर सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर आपको ये करना तो दैट इज जीआईटी को इन्वॉल्व करता है, रेस्पी को इन्वॉल्व करता है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके साथ साथ जेनिटो यूरिनरी को इन्वॉल्व करता है, और इंटीगुमेंट्री को भी इन्वॉल्व करता है। तो ये 4 सिस्टम तो एटलीस्ट आपको याद रखने हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसमें क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी है ना, बहुत लॉन्ग है, थोड़ा सा मैं ये समझा दूं। मान लीजिए किसी जीन में म्यूटेशन, ये CFTR जीन है ना, इसमें म्यूटेशन हो गया, तो ये क्या करता है, आप इतना समझ लीजिए कि कहीं किसी भी सेल की मेम्ब्रेन पे एक चैनल होते हैं अलग अलग, तो ये क्लोराइड चैनल होता है, इसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देता है तो नॉर्मली जो जो फ्लूड जो सिक्रेशन है सारे, उसमें फ्लूड नहीं हो पाता, सारे सिक्रेशन बॉडी के जितने भी सिक्रेशन वो क्या हो जाएंगे, थिक। तो इतनी सी पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है आपको कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में बॉडी के जितने भी सिक्रेशन है वो कैसे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। बस इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब जहां जहां भी सिक्रेशन हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, तो कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलेगा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस का अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फर्स्ट या फिर मैं बोलूँ अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एग्जाम में फेवरेट है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछते हैं कि फर्स्ट कौन सा सिम्टम है या फर्स्ट क्लिनिकल अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा अपीयर होता है। तो जो बेबी है उसके फर्स्ट स्टूल को हम क्या बोलते हैं, सबको पता है, दैट इज मेकोनियम। ठीक है, तो ये मेकोनियम, अब मैंने बोला कि सारे सिक्रेशन, मैंने यहाँ क्या बोला, सारे सिक्रेशन थिक हो गए, तो ऑब्वियसली स्टूल भी थिक हो गया, और थिक हो गया तो वो बाहर नहीं निकल पाया। सबको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं, दैट इज डूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये मैंने नोट्स सीरीज में पहले भी करवाया था कि जो मोस्ट ट्विस्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्विस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा इस तरीके से नेरोस्ट पार्ट ऑफ कौन सा, इलियम। तो सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांस किसमें होता है, इलियम। तो जब भी सिक्रेशन कम होने की वजह से मेकोनियम क्या हो गया, थिक हो गया, तो किसमें जाके फंस जाएगा, इलियम में, और उस डिजीज को हम क्या बोल देंगे कि इलियम में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया, दैट इज मेकोनियस इलियस बोलते हैं, मेकोनियम इलियम। इसको क्या बोलते हैं, मेकोनियम इलियस, इसको हम बोल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट या अर्लीस्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो मेकोनियम इलियस, उसका जो फर्स्ट स्टूल पास नहीं होगा और उसका जो डिस्टेंडेड हो जाएगा। तो इसी की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टूल जो है वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मैक्रोकोलोन। मैक्रो मतलब बड़ा, यानी जो मैक्रोकोलोन मतलब कोलोन यहाँ पे सिर्फ पार्ट से नहीं, इसका मतलब इंटेस्टाइन से। मैक्रोकोलोन किसको बोलेंगे, दैट इज
मेकोनियम इलियस दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर स्टूल नहीं पहुंच रहा तो दैट इज वो वहां पे डिस्टेंशन नहीं होगा, दैट इज माइक्रोकोलोन। ये सिर्फ याद रखने की चीजें हैं, याद रखना है। लेकिन फर्स्ट अर्ली सिम्टम क्या होगा, बेबी का जो फर्स्ट स्टूल है इसको मेकोनियम बोलते हैं, वो थिक हो जाता है, इसकी वजह से इलियम में जाके वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, दैट इज मेकोनियम इलियस हम इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मेकोनियम बाहर नहीं आता, कॉन्स्टिपेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या करेगा, ये कॉन्स्टिपेशन कर देगा ओल्डर। ये क्या है, न्यूबॉर्न के अंदर हम बात कर रहे हैं, न्यूबॉर्न के अंदर क्या करेगा, न्यूबॉर्न का पूछ लेते हैं मेकोनियम इलियस। लेकिन अगर मैं ओल्डर चिल्ड्रन की बात करूँ, थोड़े से अगर ज्यादा एजेड है ओल्डर चिल्ड्रन, तो उसके अंदर क्या करेगा, DIOS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये याद भी नहीं रही, लेकिन ये याद जरूर रखना है, मेकोनियम इलियस आपको याद रखना है। डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, होल्डर के अंदर क्या होगा। अब जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है मैं जो बोल रहा हूँ वही सिर्फ आपको याद रखना है, मेकोनियम इलिस आपको याद रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूँ, अब ये क्या करेगा, जितने भी ग्लैंड है उनके जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन, आपको सबको पता है, क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन पूछा था है कौन सी ग्लैंड जो मिक्स ग्लैंड है, पेनक्रियाज है। और पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिक्रेशन होते हैं। एंडोक्राइन में सबको पता है इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, और एक्सोक्राइन में क्या ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये सही से में क्वेश्चन पूछा था, पेनक्रियाटिक की इफिशियंसी को या चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, दैट इज अमाइलेज। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको बताना चाहिए पेनक्रियाट क्या रिलीज करता है, अमाइलेज, ठीक है। दोनों में से अगर आपको पूछ ले कि ज्यादा इफेक्टिव कौन है, दैट इज लाइपेज को आपको आंसर करना है। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, पेनक्रियाटिक लाइपेज है, सबको पता है ये एक सिक्रेशन है, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में सारे सिक्रेशन क्या हो गए, ठीक हो गए। अब आपको पता है दैट इज योर, और स्टमक, स्टमक के बाद में क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ड्यूडेनम, ठीक है, स्टमक से जो जुड़ा रहता है ड्यूडेनम। मान लीजिए ये आपका पेनक्रियाज है, जो इस तरीके से लीफ स्ट्रक्चर में होता है, और पेनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, वो आके किस में खुलती है, ड्यूडेनम से, इस तरीके से। फिर सबको पता है यहाँ पे कौन सा होता है, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, और कौन सा होता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ये तो बेसिक से एनाटॉमी फिजियोलॉजी सबको पता है, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ होता है, पेनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे ड्यूडेनम में खुलती है। हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला कहाँ होता है, ड्यूडेनम में जहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है, सबको पता है। तो पेनक्रियाज के अंदर जो लाइपेज बन रहा है, वो उसका काम क्या है, सबको पता है। कि जो फेट है, सबको पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 से 21 वीडियो सीरीज में वो पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज का क्या काम है, जो हम फूड के अंदर जो भी हम खाना ले रहे हैं उसके अंदर जो फेट है उसको डाइजेस्ट करवाना है। तो अब यहाँ पे जो खाना आ रहा है वो ड्यूडेनम में, स्टमक से आएगा, कुछ तो डाइजेशन स्टमक में होता है, कुछ फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब यहाँ आएगा तो क्या करा, पेनक्रियाज नॉर्मली लाइपेज रिलीज करेगा और फेट हमारा जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्योंकि सिक्रेशन थिक हो गए हैं, तो यहाँ पे जो इसका क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट है वो ओकल्ट हो जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से जो लाइपेज है वो कहाँ नहीं आ पाएगा, ड्यूडेनम के अंदर। तो उसकी वजह से जो फेट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और स्टूल होगा, जो स्टूल के अंदर फेट बिना डाइजेस्ट हुए निकल जाता है। तो स्टूल के अंदर अगर फेट मिला होता है, तो कैसा, फ्रोदिस, फ्रोदिस स्टूल आएगा, ठीक है। और कौन सा, फॉल्स स्मेलिंग, क्योंकि फेट है, फॉल्स स्मेलिंग आएगी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टीटोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पेट का डाइजेशन नहीं हो पाता, जैसे क्रॉन्स डिजीज में पढ़ेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस में पढ़ेंगे, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, स्टिटोरिया देखने को मिलता है। जहां भी पेट का डाइजेशन नहीं हो पाता, तो यही कारण है कि हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या देखने को मिलता है, स्टिटोरिया देखने को मिलता है। ये हमारा एमसीक्यू था कि पेशेंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला, तो उसमें स्टूल का नेचर कैसा होगा, दैट इज स्टिटोरिया स्टूल। लेकिन यहीं पे सिर्फ और एमसीक्यू इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है एक्सोक्राइन, तो स्टिटोरिया है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज की हमने दो बात करी, एक्सोक्राइन के अंदर लाइपेज नहीं रिलीज होगा, एंडोक्राइन के अंदर क्या इफेक्ट करेगा, एंडो कौन सा जो है क्या करेगा, डिक्रीज इंसुलिन। अब क्या करेगा, इंसुलिन वाले डक्ट को भी ब्लॉक कर देगा, और क्या करेगा, इंसुलिन के सिक्रेशन को भी ब्लॉक कर देगा। उसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको इस तरीके से कोरिलेट करना है, जब भी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रही है तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस इस तरीके से। अब कई बार हम कोरिलेट नहीं कर पाते कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लेकिन उसको डायबिटीज मेलाइटिस कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होता है। पेनक्रियाटिक का जो एंडोक्राइन सिक्रेशन, इंसुलिन कम हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटिस। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन आता है, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटर कंटिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेन दिया, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसमें से क्या सिम्टम, ये तो जो हमारे सिम्टम थे सारे हमने किससे रिलेटेड डिस्कस करें, दैट इज जीआईटी। जीआईटी के अंदर हमने मेकोनियम इलियस देख लिया, डीआईओएस देख लिया, और क्या देखा हमने,
स्टिटोरिया देख लिया, ठीक है, एंडोक्राइन में हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का। क्या क्वेश्चन आता है कि किसी बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसमें क्या ज्यादा चांसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी मान लीजिए, अब ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरीके से आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से लंग्स होते हैं, इसमें सीलिया होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, म्यूकस सिक्रेशन, क्योंकि ये थिन होते हैं इसलिए स्पूटम के रूप में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ये सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, और यहीं पे पड़े रहते हैं। और सबको आपको पता है कि जहाँ भी कोई चीज स्टेगनेंट हो जाती है और वहीं पे पड़ी रहती है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या लेट चाइल्डहुड के अंदर तो इसमें क्या देखने को मिलेगा इस बच्चे के अंदर, तो कैसा रिप्रेजेंट नॉर्चेट कैसा क्वेश्चन डालेगा कि पेशेंट को, बच्चे को माँ अपने इमरजेंसी एरिया में लेके जाती है, उसको बोलती है, हिस्ट्री में बताती है कि उसको बार बार जो है रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा उसको डायग्नोस हुआ है। तो आपका क्वेश्चन ध्यान कहाँ जाना चाहिए, रिकरेंट इन्फेक्शन का मतलब होता है बच्चे को रिकरेंट निमोनिया हो रहा है। रिकरेंट निमोनिया क्यों हो रहा है, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि म्यूकोसलेरी क्लियरेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि सिक्रेशन ठीक हो जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले जो ओल्डर एज वाले बच्चे हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, रिकरेंट निमोनिया देखने को मिलेगा अर्ली चाइल्डहुड के अंदर। ये एज भी आपको याद रखनी है, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर में क्या देखने को मिलेगा, रिकरेंट एनीमिया। और एक और एमसीक्यू इसमें से पूछा जाता है कि जो रिकरेंट एनीमिया होता है, निमोनिया होता है, उसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दैट इज स्टेफाइलो ओरियस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है। जितनी भी चीज पढ़ा रहा हूँ कोई भी फालतू नहीं है, सिर्फ ऐसे डिटेल देने के लिए, मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है रिकरेंट निमोनिया का, यहाँ पे देखो फोकस करना अर्ली चाइल्डहुड पे। अगर आपको पूछ ले कि लेट चाइल्डहुड है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में वैक्सीनेशन होने लग जाती है, तो लेट चाइल्डहुड के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिकरेंट निमोनिया करता है, दैट इज स्यूडोमोनास। दोनों याद रखना है। फर्स्ट अगर अर्ली चाइल्ड पूछे दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सेकंड पूछे सूडोमोनास लेट चाइल्डहुड के अंदर। तो रिकरेंट ये आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन देगा। एक मदर है, वो आई है सिस्टिक फाइब्रोसिस की, या फिर ऐसे ही आई है अपने बच्चे को लेके आई है, उसने हिस्ट्री में बताया कि उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, साथ साथ उसका जो स्टूल है वो कैसा आ रहा है, फ्रोदी आ रहा है, उसके स्टूल में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स स्मेलिंग स्टूल। तो आपको ध्यान किधर जाना चाहिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट जो इसमें फाइनल जो एमसीक्यू पूछते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक और जो चीज है, रेप रेस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी, इसमें दो चीजें की वजह से इनफर्टिलिटी मतलब इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, वो बेबी कंसीव नहीं कर पाएगा, मेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, एक तो क्योंकि सिक्रेशन ठीक हो गए जिसकी वजह से क्या होगा, जो वासा डिफरेंस के अंदर सिक्रेशन ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, और दूसरा क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वासा वास डिफरेंस, यानी कि इस जीन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से उसकी बहुत बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है कि किस तरीके से वासा डिफरेंस जो है बनती नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस पेशेंट को, जिस बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता था, उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे सीमन और उसका ट्रांसफर होता है, वास डिफरेंस, उसका एब्सेंस हो जाती है, वो बनती नहीं है, उसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी वहां देखने को मिलती है। दिस इज अगेन एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या इससे रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा, दैट इज एजुस्पर्मिया। एजुस्पर्मिया, ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको याद रखना है। और स्वेट अगर हम देखेंगे तो कैसा होगा, साल्टी। ऐसे पेशेंट का जो स्वेट है वो कैसा होगा, साल्टी। अब एक जो लास्ट चीज, दो चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में जल्दी से 5 मिनट के अंदर। अब इसके लिए जो टेस्ट हम करते हैं, दैट इज डायग्नोसिस टेस्ट, वो कौन सा करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है, दैट इज स्वेट, यानी स्वेट क्लोराइड टेस्ट। यानी हम क्या करते हैं, स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर हम क्या करते हैं, क्लोराइड की कंसेंट्रेशन चेक करते हैं। मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि इसके अंदर जो क्लोराइड चैनल है वो म्यूटेशन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, स्वेट के अंदर क्लोराइड की कंसेंट्रेशन चेक करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। किसके लिए किया जाता है, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। नॉर्मल वैल्यू आपको बताना चाहिए, हमने चेक किया स्वेट क्लोराइड कंसेंट्रेशन, और वो कंसेंट्रेशन कितनी आई, लेस देन 40 मिलीग्राम पर लीटर आई, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि पेशेंट में सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग। अगर 40 to 60 के बीच में आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मे बी सस्पेक्टेड है, आप जाके टेस्ट को रिपीट करवाइए। लेकिन अगर 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ गया है स्वेट क्लोराइड टेस्ट के अंदर,
क्लोराइड का कंसंट्रेशन, तो इसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट, और पेशेंट को क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कई बार क्योंकि हमें स्वेट चाहिए, हम सैंपल के रूप में क्या ले रहे हैं, बच्चे को जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस के सैंपल के रूप में हम क्या ले रहे हैं, स्वेट। तो ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चे को जब मदर दिखाने आएगी तो उसी टाइम उसको स्वेट हो रहा होगा, तो हम आर्टिफिशियली स्वेट को इंड्यूस करने के लिए एक ड्रग देते हैं, दैट इज पिलोकार्पिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पिलोकार्पिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी ड्रग देते हैं स्वेट को इंड्यूस करने के लिए, दैट इज पिलोकार्पिन। स्वेट इंड्यूस होगा तब हम सैंपल ले पाएंगे, तब हम पता कर पाएंगे। और जो दैट इज, और क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमेशा हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट का एमसीक्यू 2 या 3 एमसीक्यू हमेशा पूछते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को कौन सी डाइट देते हैं, हम देंगे, क्योंकि वहां पे फेट का डाइजेशन नहीं हो रहा, तो फेट नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या देंगे, दैट इज हाई फेट डाइट, क्योंकि वहां पे फेट सोल्यूबल विटामिन की भी कमी हो जाती है। हाई फेट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, प्लस हाई कैलोरी। ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले को हाई फेट, हाई प्रोटीन और हाई कैलोरीज डाइट देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। टेस्ट सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। और इसका फाइंडिंग कैसे होगी, क्वेश्चन कैसे आएगा। एक जो मदर है अपने 5 ईयर बेबी को इमरजेंसी रूम में या फिर हॉस्पिटल ओपीडी में दिखाने के लिए लेके आती है, ये बेबी है, ठीक है, वो कंप्लेंट करती है, वो कंप्लेंट करती है कि जो इसका जो स्टूल है वो कैसा आ रहा है, दैट इज फॉल्स स्मेलिंग। ठीक है, उसके स्टूल में जो है वो फॉल्स स्मेलिंग आ रही है और फ्रोदी आ रहा है। ठीक है, और जब भी हम अपने बच्चे को किस करते हैं तो हमें क्या साल्टी टेस्ट देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे आप क्या डायग्नोस करोगे, दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस तरीके का क्वेश्चन नोट शेट में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से, क्योंकि हमने हमने डिस्कस करा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, क्योंकि आप सबको पता है दैट इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर जो एंजाइम है वो नहीं बन पा रहे, मतलब जो इसके सिक्रेशन है वो नहीं बन पाते हैं पेनक्रियाज के। कौन से, लाइपेज रिलीज नहीं कर रहा, तो हमें आर्टिफिशियली पेनक्रियाटिक जो एंजाइमिक टेबलेट जो है हमें देनी पड़ती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बनता है कि जो पेनक्रियाटिक एंजाइमिक टेबलेट देते हैं वो कितनी देर पहले देते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल पेनक्रियाटिक एंजाइम हम देते हैं वो कितनी देर पहले देते हैं। इट इज अगेन एमसीक्यू। तो जब भी खाना खाता है पेशेंट उसके 30 मिनट पहले हम देते हैं, 30 मिनट बिफोर फूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट बिफोर फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार एमसीक्यू पूछा गया है। कब देते हैं, खाने से 30 मिनट पहले हम पेनक्रियाटिक एंजाइम की जो आर्टिफिशियल टेबलेट है वो देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इतना डिस्कस मैंने इसलिए किया क्योंकि 5 स्टार एमसीक्यू है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्री में देखें, मेंस में देखें, या आने वाले एग्जाम में कभी कहीं ना कहीं ये एक एमसीक्यू सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलेगा, इतना मैं अश्योर आपको करता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज, दो लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं, दैट इज एमजीओएसएफ और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने पूरा डिस्कस किया है। अब आपको कमेंट करना है कि कंटेंट कैसा आपको पसंद आ रहा है। एक चीज आपको जो करनी है, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, दैट इज शेयर। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी क्लासमेट, मैं मान के चलता हूँ कि अगर 1% तैयारी कर रहा है तो मैक्सिमम उसके 20 या 30 ऐसे जो साथ में होंगे क्लासमेट जो वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबको आप शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा जो चैनल है वो एक्सपेंड हो। तो बस इतनी सी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना सा आपको करना है। पेड जब आप देते हैं, हम फ्री में आपको सारा सब कुछ कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका सिर्फ एक एपट हमें चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है क्लास को। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। नेक्स्ट सीरीज में हम कोशिश करेंगे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट और जो जितने भी क्वेश्चन हम डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।